जैन फ्रेंड्स, जैसे हम लोग को मालूम है कि फिफ्थ सेमेस्टर का स्टैटिस्टिक्स जो है वो दो भागों में, दो पार्ट्स में डिवाइड है। पहला है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस और दूसरा है डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो इस वीडियो में जो होगा, यहाँ से स्टार्टिंग किस चीज़ का होगा, पहले हम लोग एनालिसिस ऑफ वेरिएंस को स्टार्ट करेंगे, जिसको हम लोग एनोवा के नाम से भी जानते हैं। इस पार्ट्स को पढ़ने से पहले आपको बेसिक जो है स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा। पहला दूसरा एक बाकायदा प्लेलिस्ट रहेगा फिफ्थ सेमेस्टर के लिए। तो पहला और दूसरा जो वीडियो होगा वो एकदम बेसिक होगा। आप चाहो तो स्किप कर सकते हो अगर मैट्रिक्स आपको आता है, नहीं तो आप 1.5x पे करके तेज़ी में देख भी सकते हो। तो चलो देखते हैं क्या है बेसिक। उसके बाद जो तीसरी वीडियो होगी वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा आपका डिफिनेशन, साथ साथ उसी में स्टार्ट हो जाएगा आपका प्रूफ भी। तो देखते हैं मैट्रिक्स का बेसिक क्या है। सबसे पहले जो है मैट्रिक्स जो होता है वो ऐसे ब्रैकेट में लिखा जाता है, ठीक है। उस ब्रैकेट में जो ऐसी लाइन होंगी, हॉरिजॉन्टल लाइन होंगी, उसको हम लोग रो कहते हैं, और जो वर्टिकल लाइन होंगे उसको हम लोग कॉलम कहते हैं। अगर कोई भी एक पर्टिकुलर यहाँ पर एलिमेंट रहा, जैसे कि यहाँ पर मान लेते कुछ होगा, उसको हम लोग लाते हैं यहाँ पर, तो उसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, उस एलिमेंट का नाम लिख देंगे, जैसे उस एलिमेंट का नाम है। लेकिन उसका प्लेस को डिनोट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले n लिखेंगे फिर m। जहाँ पर n जो है वो रो होगा और m जो होगा वो कॉलम होगा। अरे समझ में नहीं आया? तो चलो देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू पे। पहले तो हम पोजीशन जान लेते हैं। ये क्या है, पहला रो मतलब पहला रो, ठीक है, और इधर से पहला कॉलम, तो इस पोजीशन का नाम 1 1 हुआ। वैसे ये जो है वो पहला रो और दूसरा कॉलम, इसलिए इसका पहला रो दूसरा कॉलम। वैसे ही करते हुए ये पहला रो और ये इसका तीसरा कॉलम, तो पहला रो फिर तीसरा कॉलम। ठीक वैसे ही नीचे देखेंगे, दूसरा रो, ये पहला रो हो गया, ये दूसरा रो हो गया, और ये पहला कॉलम है, तो दूसरा रो पहला कॉलम। ऐसे करते करते हम लोग इसका मैट्रिक्स का जो प्लेस होगा, लोकेशन जो होगा, उसको हम लोग लिख लेंगे। ये जो साइड में लिखा है ये होता है इसका ऑर्डर। क्या होता है? ऑर्डर। इसको लिखने के लिए क्या होता है, सबसे पहले लिखो कितने रो हैं और फिर लिखो कितने कॉलम हैं। तो इसमें देखो 1 2 3, 3 रो हैं तो 3 लिख दिया गया। वैसे ही 1 2 3, तो ये हो गया 3 कॉलम, तो ये हो गया 3 कॉलम। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो होगा वो 3 × 3 का है, मतलब 3 × 3 का है। जहाँ पर पहला होगा वो नंबर ऑफ रो को डिनोट करेगा, और जो दूसरा है नंबर ऑफ कॉलम को डिनोट करेगा। ये तो लोकेशन था, ऐसा नहीं आएगा। जनरल फार्मूला जो है, मतलब जनरल जो मैट्रिक्स होता है कुछ इस तरीके डिनोट होता है। और जहाँ पर ए जो है वो वेरिएबल है, मतलब कोई भी नंबर हो सकता है या वहाँ पर कोई भी सिंबल भी आ सकता है। तो जैसे कि एक एलिमेंट है, तो ये क्या है, मान लो कि पहला एलिमेंट रखना है, तो पहला एलिमेंट यहाँ रखा है, तो ये पहला जो डिनोट करेगा वो रो होगा, दूसरा होगा कॉलम, इसलिए 1 1 लिखा गया। जो यहाँ पर लोकेशन के लिए नाम था ना, वही यहाँ पर। और लोकेशन कहाँ लिखा जाता है, जो एलिमेंट होगा ठीक उसके नीचे कॉर्नर साइड में। ठीक, सारा सिंबल जानते हैं? हाँ जानते हैं, सारा वैसे के वैसे ये सेम है। बस अंतर इतना है कि एक जनरल नंबर उसमें लिखा जाएगा। अभी एग्जांपल दिखाया जाएगा। और ये जो होगा वो डायगोनल होगा। ये इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये डायगोनल होगा। मतलब इस डायगोनल में कौन कौन है, इस डायगोनल में ये डायगोनल हो गया, और जो इसमें आएंगे उनको कहेंगे डायगोनल एलिमेंट। तो डायगोनल एलिमेंट में फिलहाल कौन है, यहाँ पे देखिए डायगोनल एलिमेंट, इसमें कौन है, A11 A22 और A33। ये जो है वो हमारे डायगोनल एलिमेंट है इस मैट्रिक्स के लिए। अब थोड़ा सा मैट्रिक्स जो है हम अलग ले लेते हैं। मैट्रिक्स अलग लेने का मतलब थोड़ा सा उसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम अलग अलग लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे 5 2 3 1 6 0, ये हमारा मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कितने रो हैं, 1 2 3, तो 3 रो हैं तो लिखेंगे 3 क्रॉस, हम लोग ऑर्डर देख रहे हैं अभी। और फिर देखेंगे कॉलम कितने हैं, 1 2, 2 ही कॉलम है तो यहाँ 2 लिख देंगे। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है वो 3 × 2 ऑर्डर का है। अगर इसमें पूछ लिया जाए कि A11 की वैल्यू क्या है, मतलब पहला रो पहला कॉलम, तो इसकी वैल्यू होगी 5। अगर वहीं पूछ लिया जाए A31 मतलब थर्ड रो पहला कॉलम, थर्ड रो क्या है ये और पहला कॉलम ये है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 6। ठीक है, बात ये याद रखने वाली है कि स्क्वायर मैट्रिक्स में, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसका जो हमारा ऑर्डर होता है वो सेम होता है। जैसे कि ये 3 3 का, तो ठीक है ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ये भी 3 3 का ऑर्डर सेम है,
रो और कॉलम जब सेम हो जाते हैं तो उसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स करते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो रो और कॉलम अलग अलग है, रो 3 है और कॉलम 2 है, इसलिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है इसलिए इसका डायगोनल एलिमेंट नहीं होगा। थोड़ा अभी एक क्वेश्चन आपसे है, अगर मान चलो बोला जाए कि ये जो होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है, तो इसका डायगोनल क्यों नहीं हो सकता? इसलिए नहीं हो सकता, अगर कोई जैसे आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे इसका डायगोनल ये है, मतलब 5 और 1 होगा, ठीक है। लेकिन दूसरे बंदे से पूछा जाए, वो कहेगा नहीं हमको ये नहीं चाहिए, हमको ये नीचे वाला क्रॉस लेके चलो, तो वो कहेगा ये है 3 0 है। तब ऐसे इंटरफेरेंस मतलब गलत हो जाएगा, इसलिए नहीं लेते हैं और नहीं स्टार्टिंग में नहीं है। बस ये तो थोड़ा सा ट्रिक था कि ऐसे ही याद रहेगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स में ही डायगोनल होते हैं, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा और देख लेते हैं, जो कि हम जब उसका ऑपरेशन करेंगे, ऑपरेशन का मतलब है कि उसका सम करेंगे या उसका माइनस करेंगे, तब किसको कैसे करेंगे या वो कब हो सकता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं सम का। दो मैट्रिक्स को सम करना है। मान चलो ये ऑर्डर 2 × 3 का है, ये ऑर्डर 2 × 3 का है। सम तभी हो पाएगा जो सम है, इसके बीच में एलिमेंट कुछ भी हो, 1 2 3 1 0 1 2 3, इसका ऑर्डर जो होगा वो सेम होगा, तभी जो है समेशन मतलब सम एग्जिस्ट करेगा। क्यों एग्जिस्ट करेगा? अगर तीसरा एलिमेंट आ गया तो वो किस चीज़ से ऐड होगा, इसलिए ऑर्डर सेम होगा तो उसका सम वाला ऑपरेशन होल्ड करेगा। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले को पहले से प्लस कर देंगे 1 + 0, दूसरे को दूसरे से मतलब क्या है, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, इसलिए पहला रो दूसरा कॉलम, ठीक। वैसे ही दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, तो ये हो गया सम लिखा तो सम। ये क्या है, दूसरा रो दूसरा कॉलम, ठीक है। प्लस लिखा तो प्लस लिख दिए, दूसरा रो दूसरा कॉलम ये लिखा है, इसको मैट्रिक्स में लिख लेंगे, ये हमारा समेशन हो जाएगा। इसकी वैल्यू 1 3 5 4। ये क्रॉस कितने का आया, सॉरी ये तो क्रॉस 2 का था ना, 2 × 2 का था, 2 × 2, तो इसलिए इसका ऑर्डर भी जो आएगा वो हमारा 2 × 2 का ऑर्डर का आएगा। समेशन समझ में आया? समेशन तभी होगा जब उसका मैट्रिक्स का ऑर्डर जो होगा वो सेम होगा। अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन ठीक वैसा ही है जैसे समेशन के लिए था। अगर दो मैट्रिक्स को हम लोग को माइनस करना है, मान चलो इस मैट्रिक्स का नाम A है, इस मैट्रिक्स का नाम B है, तो हमको इसका वैल्यू निकालना है A - B का। तो क्या करोगे, पहले मैट्रिक्स को माइनस करोगे दूसरे मैट्रिक्स से। एग्जाम्पल में कुछ भी लिख लो, ये है, तो इसको माइनस करना है तो क्या करोगे, पहला रो पहला कॉलम से माइनस होगा, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो पहला कॉलम। वैसे ही पहला रो दूसरा रो पहला कॉलम क्या है 3, माइनस का माइनस, दूसरा रो पहला कॉलम क्या है 1। वैसे ही यहाँ पर देखो पहला रो 2 और दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम माइनस, दूसरा रो दूसरा कॉलम माइनस। इसकी वैल्यू क्या होगी, ये होगी 0 2 0 और इसकी वैल्यू होगी 2। देखो ऑर्डर ये भी 2 × 2 का था, 2 × 2 का था, ठीक है। ये ऑर्डर सेम आया। अगर इससे हमको मालूम चलता है कि अगर हम लोग सम करें या माइनस करें, मतलब सब्ट्रैक्शन करें, तो दोनों ही में ऑर्डर जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। पहली बात ये। और दूसरी बात ये है कि जो हमारा आंसर आएगा उसका भी ऑर्डर वही आएगा जो उन दोनों के ऑर्डर था। उन दोनों का कोई भी ऑर्डर ले लो, वही हमारा आंसर में आएगा, ठीक है। हम लोग ऐड देख लिए, सब्ट्रैक्ट देख लिए, अब देखते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड। सबसे पहले मल्टीप्लाई देखते हैं, मल्टीप्लाई कैसे होगा। मल्टीप्लाई में हम छोटा मतलब मैट्रिक्स ले रहे हैं क्योंकि उसमें समझ जाएगा। एक बड़ा भी करके दिखा दूंगा, अगर जिसको आता है वो स्किप कर जाएगा, जिसको नहीं आता वो देख लेगा। तो छोटा में ये देख लो, जैसे 1 ये लिखा है और 3 1 0 1। ये जो होगा 2 रो 1 कॉलम, तो लिखो 2 रो 1 कॉलम। ये क्या है, 2 रो 2 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम। मल्टीप्लाई में, मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई में हम लोग को देखना है बस एक चीज़, वो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी से इस चैप्टर में स्टार्टिंग पॉइंट है, मतलब ये आना बहुत ज़रूरी है। सम और माइनस जो है वो तो बहुत आसान था, डिवाइड भी आसान है क्योंकि बस एक नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन ये जो मल्टीप्लाई है ये आना ज़रूरी है, तभी आप इस चैप्टर में या इस पूरे पार्ट्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा वो और आगे कर पाओगे। तो सबसे पहले देखना होगा जिस ऑर्डर में हमको मल्टीप्लाई करना है। मान लो ये A है और ये B है, तो इसको हम लोग को मल्टीप्लाई करके देना है। A B की वैल्यू क्या होगी, तो दोनों मैट्रिक्स को रख लो, ठीक है। अब देखो इसका कॉलम, पहले वाले का क्या देखना है, कॉलम मतलब बाद वाली वैल्यू, उसका ऑर्डर 1 है। वहीं पे इसका मैट्रिक्स को देखो, इसकी वैल्यू देखना है रो,
जिसकी वैल्यू 2 है। अगर ये दोनों सेम नहीं हैं, ये दोनों सेम नहीं है तो ये मल्टीप्लाई नहीं होगा। क्या बोला फिर से एक बार देखो, मतलब पहला वाला मैट्रिक्स मान लो mn है, जहाँ पर n जो डिनोट कर रहा है वो कॉलम, वहीं दूसरा वाला मैट्रिक्स xy है, जहाँ पर पहला जो डिनोट करता है मालूम है रो डिनोट करता है। अगर n और x बराबर हो गया तभी जो है वो मल्टीप्लाई हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पर अभी मल्टीप्लाई हो सकता है क्योंकि ये तो जनरल में माना है, ठीक है। लेकिन ये जो मैं मैट्रिक्स लिया था उससे मल्टीप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि ये 1 है और ये 2 है, इसलिए ये नहीं हो सकता। अब देखते हैं ऐसे मैट्रिक्स जो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। मान चलो एक ऑर्डर है 1 0 और यहाँ पर ऑर्डर होगा 0 2। 0 इसलिए ले रहा हूँ कि थोड़ा सा आसान रहेगा, मल्टीप्लाई में समझने भी आसान रहेगा। इसका ऑर्डर है 2 × 1 और इसका ऑर्डर है 1 × 2। क्या आपको दिख रहा है? ये जो एलिमेंट है रो, मतलब कॉलम जो है पहले का और दूसरे का रो, वो दोनों इक्वल है। इसका मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई के लिए एलिजिबल हैं। तो क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स बनाएंगे जिसका पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा 1 × 1 और दूसरा एलिमेंट पहले से। ये हो गया ना, पहला रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई हुआ, ये आया, ठीक है। फिर पहला रो अब दूसरे कॉलम से, तो पहला रो दूसरे कॉलम मतलब ये वाली वैल्यू। यही तो होता है मैट्रिक्स में, ये जो पोजीशन होता है वो क्या होता है, पहला रो और दूसरा कॉलम ये होता है। पहला रो पहला कॉलम ये होता है, दूसरा रो पहला कॉलम ये होता है, दूसरा रो दूसरा कॉलम, ये पोजीशन है। अब देखो ये दूसरा रो पहला कॉलम कहाँ पे है, यहाँ पर है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 0 × 0। इनको मल्टीप्लाई करो, दूसरा रो दूसरा कॉलम ये यहाँ पर आएगा, 0 × 2। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, देखो यहाँ पर आ गए 0 2 0 0। ये होगा हम लोग का इसका मल्टीप्लाई की वैल्यू। ध्यान से देखो ये कितने ऑर्डर का है, 2 × 2। बिना मल्टीप्लाई किए तुम ऑर्डर बता सकते हो। कैसे? स्टार्टिंग जहाँ मल्टीप्लाई होगा वहाँ पर देखो ये है बचा हुआ 2 और ये है 2, तो ऑर्डर जो है वो 2 2 का हो गया है। ये था मल्टीप्लाई। अब देखते हैं इसका डिवाइड कैसे डिवाइड होता है। एक मैट्रिक्स जो है जिसका नाम A है उसका और दूसरे का नाम B है, कहता है उस दोनों को डिवाइड करके दो, मतलब एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स को डिवाइड करेगा। तो ये जो है वो मुमकिन नहीं है, ये जो प्रॉपर्टी है डिवाइड का वो नहीं लगता है। हाँ, अगर कहेगा एक मैट्रिक्स जो है, ये कुछ मैट्रिक्स है उसको पर्टिकुलर एक नंबर से डिवाइड करना है, जैसे कि हम मान लेते हैं 5 से डिनोट करते हैं, तो वो डिवाइड हो जाएगा। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल कैसे एक मैट्रिक्स को हम लोग एक नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। याद रखना मैट्रिक्स कभी डिवाइड नहीं होता है। मान चलो ये है 2, नहीं आसान नंबर ले लेते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन भी आसान होगा। 0 10 0 यहाँ 20 25 5 ले लेते। चलो कहता है कि A जो है वो ये है और B जो है वो कहता है कि 5 है। इन दोनों को डिवाइड करो तो क्या होगा, दोनों को डिवाइड करो, A डिवाइड B। इसको लिखेंगे मैट्रिक्स 10 0 20 और 5। इसको डिवाइड करो 5 से। इसका मतलब क्या है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/5 मैट्रिक्स 10 20 0 5। सबसे पहले काम करना होगा, ये जो जाएगा वो सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी। तो मैट्रिक्स कैसा हो जाएगा 10/5 1/5। इसका मतलब क्या है 1/5 डायरेक्ट लिख दो ना नीचे, ठीक है। इसको से ऐसे मल्टीप्लाई करो 0/5, इसको इसे मल्टीप्लाई करो 20/5, इसको इसे मल्टीप्लाई करो 5/5। तो इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी 2 0 और इसकी हो जाएगी 4 और इसकी हो जाएगी 1। तो ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब डिवाइड होने के बाद ये हमारा जो आंसर होगा। इसमें देखो ध्यान से कि मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज नहीं हो रहा है। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़ लिए, इसका बेसिक पढ़ लिए। अब चलिए जो हम लोग का इस सेमेस्टर में है उससे रिलेटेड थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। उसके बाद अगले वीडियो में एक और बेसिक होगा। बेसिक मतलब हमारे सेमेस्टर के अकॉर्डिंग होगा, उसमें अब ये बेसिक नहीं बताया जाएगा, इसलिए इसको एक बार अपने हाथों से कर लीजिएगा। चलिए इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। देखते हैं हमारे सेमेस्टर की बेसिक क्या है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि 2 भागों में बोला गया था, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस और डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का दूसरा नाम होता है एनोवा। क्या कहते हैं उसको, शॉर्ट फॉर्म में एनोवा कहते हैं। एनोवा कैसे, मतलब ANOVA। इसको हम लोग एनोवा के नाम से जानते हैं, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के नाम से जानते हैं।
यह है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। ठीक है, चलिए देखते हैं। उसमें सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा वो मल्टीवेरिएंट एनालिसिस होगा, जो कि ये सेमेस्टर जो है, ये पार्ट जो है वो पूरा फुल्ली मैट्रिक्स के ऊपर डिपेंड है। हर लगभग प्रूफ में आएगा, हर मतलब कह लो कि इंपॉर्टेंट है। देखते हैं मल्टीवेरिएंट एनालिसिस क्या है। लेट देयर बी अ पी वेरिएबल x1 x2 एंड xj xp इच कंटेनिंग n वेरिएबल। क्या कहता है कि एक p वेरिएबल ले लेते हैं। p वेरिएबल मतलब p एलिमेंट होंगे। ठीक है, देखो 1 एलिमेंट 2 एलिमेंट 3 ऐसे सोन करते हुए p तक एलिमेंट है। इसको छुपा दिया 2 मिनट, तो इसको मत देखो। देखो 1 से लेकर p तक एलिमेंट है, जाहिर सी बात है उसके बीच में कोई ऐसा भी एलिमेंट होगा जो हम लोग का काम का होगा, तो उसको हम लोग j से डिनोट कर दिए। काम का होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो इसको लिखेंगे ही नहीं। लेकिन कहता है ये p वेरिएबल है, लेकिन हर एक वेरिएबल के अंदर n एलिमेंट है। मतलब क्या हुआ, जैसे होता है ना कि हम लोग ढेर सारे चिप्स के पैकेट लेकर आए, हम कहें हैं कि उसमें तुमको कह दें 5 चिप्स के पैकेट लेकर आए हैं, 5 चिप्स के पैकेट ले आए, वो हमारा p वेरिएबल हो गया, p की जगह 5 हो गया। ठीक है, हर चिप्स के अंदर मान चलो कि जो चिप्स का पीस है वो हमको 10-10 मिलता है, तो हर एक चिप्स के अंदर 10-10 मिलेगा। वही बात है, p वेरिएबल है, उसमें p एलिमेंट हो गया, मतलब 5 चिप्स हो गया, और हर एक वेरिएबल का मतलब हर एक चिप्स के अंदर मतलब 10 पीसेस मिल रहे हैं, मतलब हर एक वेरिएबल के अंदर हमको n ऑब्जर्वेशन मिल रहा है। ठीक है, आशा करते हैं ये समझ में आया होगा। उसके बाद इसको हम लोग मैट्रिक्स के रूप में ऐसे डिनोट कर सकते हैं। मैट्रिक्स देखना पड़ेगा उसको कैसे डिनोट कर, बहुत आसान है। अगर थोड़ा सा भी मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट आता है तो ये कर लोगे। देखते हैं क्या बोले हैं कि p वेरिएबल है ना, तो x1 x2 एंड सो ऑन करते हुए xj भी होगा, xj करते हुए लास्ट एलिमेंट हमारा xp होगा। ठीक है, हर x1 में कितने एलिमेंट हैं, n एलिमेंट है। तो देखो 1 एलिमेंट 2 एलिमेंट ऐसे करते ऐसे करते हुए n तक एलिमेंट है। मतलब x1 में देखो x1 से लेकर xn तक एलिमेंट है, हाँ है। ठीक है, ऐसे ही x2 में देखो x1 करते हुए n एलिमेंट है, हाँ है। xj में देखो 1 करते हुए n तक एलिमेंट है, हाँ है। ऐसे ही देखो p वाले में 1 करते हुए n तक एलिमेंट है, हाँ है। मतलब हर एक एलिमेंट में हमको n एलिमेंट मिल गया, लेकिन सबका तो अलग अलग होगा। जैसे चिप्स था लेकिन उसमें पीसेस थे, लेकिन वो कहीं छोटे कोई बड़े होंगे, कोई दूसरे कलर के होंगे अगर कलर डाल दिया जाए तो। वही तो इस वेरिएबल का ये n एलिमेंट है, कैसे मालूम चलेगा, तो उसको डिनोट करना पड़ेगा। ये पहला एलिमेंट है पहला वेरिएबल का, क्या ये दूसरा एलिमेंट है पहले वेरिएबल का। जैसे करते हुए i एलिमेंट है पहले एलिमेंट का, ऐसे करते हुए n एलिमेंट है पहला वेरिएबल का। ठीक, ऐसे करते हुए ये भी देख लो, पहला एलिमेंट है दूसरे वेरिएबल का, दूसरा वेरिएबल है दूसरे एलिमेंट का, ith एलिमेंट है दूसरे वेरिएबल का, nth एलिमेंट है दूसरा वेरिएबल का। ऐसे करते हुए सॉन ये भी है। एक बार p का जान लेते हैं, ये पहला एलिमेंट होगा p वेरिएबल का, दूसरा एलिमेंट होगा p वेरिएबल का, तीसरा एलिमेंट मतलब ith एलिमेंट होगा p वेरिएबल का, यही होगा nth वेरिएबल होगा p एलिमेंट का। ठीक है, इतना जान गए। इसको अब देखो मैट्रिक्स के रूप में बस मैट्रिक्स लगा दो, और यही तो हमारा x है। मतलब x क्या डिनोट करता है, यहाँ पर जो x है वो डिनोट करता है कि ये p वेरिएबल मतलब इतने, ये जितने हैं वो सारे कैपिटल x से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब ये जो होगा वो हमारा x होगा। इसको डिनोट करना होगा मैट्रिक्स में, तो उसी को हम लोग नाम दे देंगे x। इसको मैट्रिक्स में लिख दिए, मतलब अरेंज करके लिख दिए। ठीक है, अच्छा हम क्वेश्चन पूछेंगे कि ये जो मैट्रिक्स है वो कितने ऑर्डर का होगा। एनी डाउट, मतलब थोड़ा सा 1 सेकंड गैप लेकर सोचो कि ये कितने ऑर्डर का होगा, यहाँ पर ऑर्डर क्या आएगा इस मैट्रिक्स के लिए। तो देखते हैं, अगर सोच लिया होगा तो अच्छा है, कमेंट कर देना, मैं देखूंगा जरूर से और बताऊंगा। ये है, देखो ऑर्डर निकालने के लिए क्या करते थे, सबसे पहले कितने रो हैं तो काउंट कर लो। ऐसे करते हुए n रो हैं, मतलब ऐसे एलिमेंट जो है वो हमारे n है। ठीक है, अब ऐसे एलिमेंट देखो, मतलब कॉलम देखो हमारे कितने हैं, ऐसे लास्ट वाले एलिमेंट जो होगा वो हमारा p एलिमेंट होगा। तो ये ऑर्डर जो होगा वो n क्रॉस p एलिमेंट का p का होगा। ठीक है, ऑर्डर मालूम चल गया हमको इस मैट्रिक्स का। ठीक है, जान गया। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि यही तो है जो इसका n एलिमेंट है, यही तो है जिसका n एलिमेंट है। उसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में, इसको हम लोग ये नहीं लिख लें, इसको हम लोग ये नहीं लिख लें, इसको हम लोग ये लिख लेते हैं, और इसको हम लोग ये, इसको कंप्रेस करके ये लिख सकते हैं। हाँ, लिख दिए। ठीक है, x1 x2 xj n करते हुए xp तक, जो कि हमारा x है। उसको मैट्रिक्स में, ये भी देखो मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स कैसा है, ये मैट्रिक्स ऐसा है 1 2 5 ऐसा होगा, तो इसकी वैल्यू क्या होता है, ये है 1 क्रॉस 3 का, मतलब 1 रो और 3 कॉलम का ये ऑर्डर का है। ठीक है, ये मतलब कितने होंगे, 1 रो ऐसे कितने एलिमेंट है, ऐसे p एलिमेंट है, इसका क्रॉस ये होगा। ठीक है, मतलब ऑर्डर ये होंगे। वहीं पर दूसरा वाला देखो ये हो गया। अब कहेंगे कि ये तो हमारा मैट्रिक्स निकल गया,
मैट्रिक्स के अंदर एक वेक्टर नाम का भी एलिमेंट होता है, मतलब एलिमेंट नहीं टर्म होता है, वो कुछ ऐसा होगा। x को अगर हम लोग वेक्टर में लिखेंगे तो इसका हम लोग को करना होगा ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज क्या होता है, छोटे में जान लो एकदम जल्दी से। जैसे कि ये हम एलिमेंट लिखे हैं, ट्रांसपोज का मतलब जो रो होगा वो कॉलम में चेंज हो जाएगा। क्या कहें, जो रो होगा वो कॉलम में चेंज हो जाएगा, जो रो होगा वो कॉलम में चेंज हो जाएगा। इसका मतलब ये ऐसा था, अब ये कुछ ऐसा बन जाएगा। बस ये हो गया। ये देखो 3 रो 1 कॉलम, देखो रो जो था वो कॉलम बदल गया, जो कॉलम था वो रो में बदल गया। ठीक है, यही काम करना है। इसको बस पकड़ के ऐसे घुमा दो, मतलब पहला रो जो था, पहला रो जो होगा वो तो एक ही रो है, मतलब पहला कॉलम जो होगा वो पहला रो बन गया। देखो पहला रो पहला कॉलम बन गया, दूसरा रो दूसरा कॉलम पहला रो बन गया, दूसरा रो बन गया। वैसे आयत कॉलम होगा वो आयत रो बन जाएगा, वैसे पियत जो कॉलम होगा वो पियत रो बन जाएगा। तो ये हमारा जो होगा इसको पढ़ते हैं वेक्टर एक्स। क्या पढ़ते हैं, वेक्टर एक्स। किसको पढ़ते हैं, इसको ऐसे एक्स लगा के नीचे डैश लगा दो, उसको कहते हैं वेक्टर एक्स। ठीक है, ये हमारा रैंडम वेरिएबल है। रैंडम वेरिएबल है तो उसका कुछ मीन भी होगा, जाहिर सी बात है। तो मान चलो कि हर इस जैसे x1 x2 है, इसके अंदर कितने एलिमेंट थे, nn एलिमेंट थे, तो इसका जो होगा उसका कुछ मीन भी होगा। इतने का तो कुछ मीन होगा ना, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे सिंबल में दिखा रहे हैं। तो इसका जो मीन होगा हम उसको मान ले रहे हैं, पहले वाले के लिए μ1 है, दूसरे वाले के μ2 है, और j के लिए μj है, वैसे ही p के लिए μp है। इसको अगर जैसे ये था मैट्रिक्स में, उसको वेक्टर में डिनोट की दिए, वैसे इसको भी हमको करना होगा। तो इसको भी क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज का मतलब होता है रो को कॉलम में, कॉलम को रो में बदल देंगे। तो इसका मतलब पहला कॉलम पहले रो में, दूसरा कॉलम दूसरे रो में, तीसरा कॉलम तीसरे रो में, चौथा कॉलम p कॉलम pth रो में। जहाँ पर इसको हम लोग ना इस तरीके से सम में डिनोट कर सकते हैं। ये जो हमारा म्यूजे है, क्या है, म्यूजे है, उसको हम लोग ऐसे डिनोट कर सकते हैं। क्योंकि म्यूजे देखो ध्यान से, म्यूजे क्या है, ये एलिमेंट है जो कि जनरल टर्म में है। तो म्यूजे जो है वो 1 से लेकर nth तक है। कहाँ तक है, म्यूजे जो है वो n से लेकर nth टर्म है। तो जनरल टर्म उठाओ, ये जनरल टर्म इसका लिखाओ, लिख दिए एक्स आई जे, जहाँ पर एलिमेंट 1 से शुरू होकर के जा रहा है n तक, तो समेशन 1 से लेकर n तक लिख दिए। ठीक है, तो हम लोग को मालूम है जितना फार्मूला होता है उससे जो लास्ट वाला नंबर होता है वो उसी से डिवाइड करना पड़ता है, तो वो हमारा म्यू की वैल्यू दे देता है। तो जनरल फार्मूला बन गया हमारा म्यू का ये, म्यू जे इक्वल टू 1/n समेशन i गोज टू 1 to n xi ji, मतलब xi और j। ठीक है, ये हमारा इसका मीन की वैल्यू हो गई। जो हम लोग को कोई भी वैल्यू रैंडमली पूछा जाएगा इसका मीन बताओ, तो ये वाला फार्मूला लगा देंगे। ये वाला बताओ तो इसकी जगह हम p लिख देंगे, सिंपल सी बात है। वहीं पर जैसे कि हम लोग ये मीन निकाले थे, ठीक वैसे ही अब हम लोग इसको देखेंगे ये असलियत में है क्या। xj क्या है, यहाँ पे लिखा गया ना xj क्या है, वो कुछ नहीं। यहाँ पे देखो सिंबल के तौर पे डिनोट किया है ना, xj जो होगा वो x1 j होगा, x2 j, ऐसे करते हुए ये है एलिमेंट xj का एलिमेंट ये है कि नहीं, इसी को देखो ध्यान से लिखा हुआ है। इसको उठा के यहाँ पे लिख दो x1 j x2 j xj j, यहाँ पर i होगा सॉरी, यहाँ पर xn j। ठीक है, इसको हम लोग लिख दिए, जहाँ पर j की वैल्यू 1 2 करते हुए p तक जाएगी। कहाँ तक, p तक जाएगी। j की वैल्यू जो होगा वो p तक, क्योंकि हमारे एलिमेंट जो है वो p तक है, इसलिए j की वैल्यू जो होगी वो तो p तक होगी। ये था हमारा मल्टीवेरिएंट का बेसिक। अगले वीडियो में भी जाएंगे, थोड़ा सा उसका बेसिक जाएंगे, उसमें थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके दिखाया जाएगा जो कि इसका फार्मूला है। साथ में इसका वेरिएंस कोवेरिएंस देखेंगे, कहाँ से वैल्यू निकाला जाए, ये अगले वीडियो में होगा। उसमें इतना बेसिक नहीं बताया जाएगा, तो इसको ध्यान से एक बार कर लेना। अगर कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, मैं बता दूंगा उस आगे आने वाली वीडियो में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद।